मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, सहआचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़, बीए पार्ट थर्ड की हमने पिछली क्लास में गुटनिरपेक्ष आंदोलन को शुरू किया था और उसमें हमने पढ़ा था कि गुटनिरपेक्षता द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो स्थितियां उत्पन्न हुई थी उसमें एक विचारधारा के तौर पर उभर कर सामने आया था। इसकी शुरुआत नेहरू, नासिर और टीटो इन तीन नेताओं के माध्यम से हुई और गुटनिरपेक्षता जैसा कि अर्थ हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, उसके आधार पर जो शक्ति गुट द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बने थे, पूंजीवादी और साम्यवादी। पूंजीवादी गुट जिसके की महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका थी और साम्यवादी गुट सोवियत संघ के माध्यम से संचालित था। उन दोनों से अलग स्वतंत्र नीति अपनाने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई थी और ये शुरुआत तृतीय विश्व के देशों, तृतीय विश्व से अर्थ है एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, इन देशों से इसकी शुरुआत हुई क्योंकि ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्रता आंदोलन को संचालित कर स्वतंत्र होने का प्रयास कर रहे थे और स्वतंत्रता के बाद एक स्वतंत्र नीति अपनाने के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं बना रहे थे। आज हम देखेंगे गुटनिरपेक्ष आंदोलन का समन्वय ब्यूरो एवं शिखर सम्मेलन, यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन को किस तरह से चलाया जाता है, उसका संस्थागत स्वरूप क्या है, आज उसको हम लोग देखेंगे। हालांकि जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रारंभ में किसी स्थायी संस्था की स्थापना नहीं की गई थी, लेकिन धीरे धीरे ये महसूस किया गया कि कोई भी कार्य करने के लिए एक समन्वय समिति होनी चाहिए, कुछ मंच होने चाहिए जिससे संयुक्त कार्यवाही के लिए विचार विमर्श हो सके। तो इसके लिए दो प्रकार की संस्थाएं बनाई गई। पहला था समन्वय ब्यूरो और दूसरा था सम्मेलन। सम्मेलन दो तरह के थे, पहला गुटनिरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन और दूसरा शिखर सम्मेलन। इस तरह गुटनिरपेक्ष आंदोलन में तीन संस्थाओं का विकास हुआ, पहला समन्वय ब्यूरो, दूसरा विदेश मंत्रियों का सम्मेलन और तीसरा शिखर सम्मेलन। सबसे पहले देखते हैं समन्वय ब्यूरो। समन्वय ब्यूरो सबसे महत्वपूर्ण ऐसी संस्था है जिसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन की कार्यकारी भुजा कहा जाता है। ये बेहद सक्रिय एवं उपयोगी केंद्र बन गया। इसका स्वरूप एक तैयारी समिति की तरह से बन गया जो गुटनिरपेक्ष देशों के शिखर सम्मेलन के लिए मसविदे तैयार करता था। यानी एक ऐसा ब्यूरो है ये जो आने वाले सम्मेलनों के लिए ये तैयारी करता है कि किस तरह से उनमें किन प्रस्तावों को रखा जाना है, क्या योजनाएं बनाई जानी है, तो वो तैयार करने का कार्य समन्वय ब्यूरो का है। संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर संयुक्त कार्यवाही और अगुवाई का कार्य भी यही समन्वय ब्यूरो करता है। समन्वय ब्यूरो में शुरुआत में 17 सदस्य थे जिन्हें सर्वसम्मति से नामजद किया गया, लेकिन मार्च 1983 के नई दिल्ली शिखर सम्मेलन ने इसके सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 66 कर दी। इसमें 66 सदस्य हो गए। इन 66 सदस्यों में अलग अलग जगह से सदस्यों की संख्या अलग है। इसमें अफ्रीका से 31, एशिया से 23, लैटिन अमेरिका से 10 और यूरोप से 2 सदस्य हैं। इसके सदस्यों का निर्वाचन होता है। दूसरा लेते हैं विदेश मंत्रियों का सम्मेलन। विदेश मंत्रियों का जो सम्मेलन है ये शिखर सम्मेलन से पहले होता है और विदेश मंत्रियों के माध्यम से शिखर सम्मेलन के कार्यों की सूची तैयार की जाती है। तो जो विदेश मंत्रियों का सम्मेलन है उसके जो कार्य हैं प्रमुख, उसमें पहला कार्य है शिखर सम्मेलन की कार्यसूची तैयार करना ताकि शिखर सम्मेलन में आसानी से कार्य हो सके। दूसरा है सदस्यता लेने के इच्छुक देशों के आवेदन लेना और उन पर निर्णय करना, यानी जो भी सदस्य बनना चाहता है उन सदस्यता का आवेदन विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में किया जाता है। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर विचार विमर्श करना। चौथा है विशेष मामलों पर असाधारण बैठक बुलाना, यानी कोई भी अगर विशेष घटना विश्व में घट गई तो उस समय ये असाधारण बैठक बुलाता है और उसके माध्यम से
निर्णय भी करता है और शिखर सम्मेलन तक प्रस्ताव को भी आगे ले जाता है। ऐसा 1985 में दक्षिण अफ्रीका की निंदा की गई थी। उस समय बैठक विशेष तौर पर बुलाई गई और उस कार्य को किया गया। अब आते हैं इसका तीसरा हिस्सा जो संस्थागत है, वो है शिखर सम्मेलन। शिखर सम्मेलन गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का सबसे बड़ा अधिवेशन है। ये हर 3 वर्ष बाद होता है और इसमें जो गुटनिरपेक्ष देश हैं उनके शासनाध्यक्ष या मुखिया जो भी हैं वो इसमें भाग लेते हैं। शिखर सम्मेलन में 4 प्रकार के सदस्य भाग लेते हैं। ये 4 प्रकार के सदस्य हैं। पहला पूर्ण सदस्य। पूर्ण सदस्य का मतलब है जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य राष्ट्र हैं वो। दूसरे पर्यवेक्षक सदस्य, ये आमंत्रित होते हैं। तीसरे हैं पर्यवेक्षक गैर राज्य सदस्य और चौथे हैं अतिथि। शिखर सम्मेलन में कोई भी निर्णय जो है वो सर्वसम्मति से होता है। पहला शिखर सम्मेलन 1961 में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ था। गुटनिरपेक्षता की बढ़ती हुई जो लोकप्रियता है वो हमें गुटनिरपेक्ष देशों के विभिन्न शिखर सम्मेलनों से पता चलती है। हालांकि ये 3 वर्ष बाद इसका आयोजन होता है, लेकिन इसके 4 मुख्य लाभ होते हैं। सबसे पहला है, इससे गुटनिरपेक्षता की जो नीति है उसकी लोकप्रियता में वृद्धि होती है। दूसरा है, अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर गुटनिरपेक्ष देशों के दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से उभर करके सामने आते हैं। तीसरा है, गुटनिरपेक्ष देशों में पारस्परिक राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग में वृद्धि होती है, क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष इसमें मिलते हैं तो वे आपस में बातचीत करते हैं, संधियाँ भी होती हैं। और चौथा है, विश्व के राजनीतिक मंच पर गुटनिरपेक्ष देशों की आवाज़ को बल मिलता है, क्योंकि एक तरह से जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं उनके मुखिया जब एक जगह पर इकट्ठा होते हैं तो बाकी विश्व भी इस पर अपनी दृष्टि रखता है कि क्या निर्णय हो रहे हैं, किस तरह से विश्व राजनीति को संचालित करने का प्रयास किया जा रहा है। अब आते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन की उपलब्धियों पर। इसके प्रथम शिखर सम्मेलन में 25 देशों ने जहाँ भाग लिया था, वहीं वर्तमान में 120 सदस्य इसके हैं। इसका मतलब है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन है। एक ऐसा आंदोलन है जो विश्व में संघर्ष नहीं चाहता, जो निश्चित रूप से महाशक्तियों के दबाव से बाहर या उनके प्रभाव से बाहर रहना चाहता है और अपना विकास करना चाहता है, आपस में मिलजुल करके नीतियाँ बनाना चाहता है। जो इसकी प्रमुख उपलब्धियां हैं उनकी हम बात करेंगे। सबसे पहली उपलब्धि है, दोनों गुटों से गुटनिरपेक्षता को मान्यता मिली। गुटनिरपेक्षता एक नई संकल्पना थी, इससे पूर्व इस तरह की कोई संकल्पना नहीं थी। शुरुआत में जो गुटनिरपेक्ष देश थे उन्हें कठिनाई हुई कि राष्ट्रों को कैसे समझाएं कि हम गुटनिरपेक्ष किस तरह से रहेंगे, क्या हमें इससे फ़ायदा होगा। जो दोनों महाशक्तियाँ थीं, शक्तिपुंज थे, अमेरिका और सोवियत संघ, उन्होंने भी इन गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों पर अविश्वास किया। उनको लगता था कि ये या तो पश्चिमी गुट के साथ हैं, पश्चिमी गुट को लगता था कि साम्यवादी गुट के साथ हैं। तो काफ़ी समय तक अविश्वास चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से राष्ट्र स्वतंत्र होते गए वैसे वैसे दोनों ही गुटों ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को मान्यता देनी शुरू कर दी और इस तरह से ये एक तीसरा रास्ता दोनों गुटों के बीच में निकल करके आया और खास करके साम्यवादी राष्ट्रों का जो दृष्टिकोण था वो 1953 में स्टालिन की मृत्यु के बाद बदलना शुरू हो गया और उसके बाद में उन लोगों ने ये बात पहली बार स्वीकार की कि गुटनिरपेक्ष देश सचमुच स्वतंत्र है और ये भी अनुभव किया कि विश्व की सभी मूलभूत समस्याओं के बारे में सोवियत संघ और गुटनिरपेक्ष देशों के विचार एक से हैं। तो इस तरह से मान्यता मिलनी शुरू हो गई। दूसरा जो उपलब्धि के रूप में हम देख सकते हैं वो है विश्व राजनीति में संघर्ष टालने में महत्वपूर्ण भूमिका। जो संघर्ष विश्व राजनीति में समय समय पर होता था वो
जब ये शुरू हुआ गुटनिरपेक्ष आंदोलन, तो उसे टालने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका इनकी रही। न्यूक्लियर अस्त्रों का खतरनाक युग शुरू हो चुका था। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना बहुत ज़रूरी था, और ऐसे में तृतीय विश्व के जो राष्ट्र थे जिन्होंने गुटनिरपेक्षता को अपनाया, उन्होंने बहुत बार दोनों गुटों की सीधी टक्कर को रोकने में मदद की, और इस तरह से काफ़ी हद तक प्रत्यक्ष संघर्ष जो था वो काफ़ी हद तक कम हो गया। यदि तृतीय विश्व नहीं होता, तृतीय विश्व के ये देश नहीं होते जिन्हें हम गुटनिरपेक्ष राष्ट्र कहते हैं, तो ऐसा माना जाता रहा है कि दोनों गुटों में से किसी एक के साथ अगर संबद्ध नहीं होते तो काफ़ी हद तक व्यापक स्तर पर संघर्ष होते और दुनिया को उसके संघर्ष का काफ़ी बड़ा नुकसान उठाना पड़ता। जैसे बर्लिन एयरलिफ्ट है, कोरियाई युद्ध है, इंडो चीन संघर्ष है, चीनी तटवर्ती द्वीप समूह से संबंधित विवाद, स्वेज संकट। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। मध्यस्थता के रूप में, शांति सेनाएं देने के रूप में, जैसे कोरिया इंडो चीन में दी गई। कांगो के गृह युद्ध में गुटनिरपेक्ष देशों ने जो संभावित सशस्त्र हस्तक्षेप था उसको विफल कर दिया। तो इस तरह से काफ़ी कुछ संघर्षों को टालने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तीसरी बात आती है शीत युद्ध को वास्तविक युद्ध में बदलने से रोका। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि शीत युद्ध अपने चरम पर था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये शुरू हुआ, और उसके बाद में न्यूक्लियर बॉम्ब और सोवियत संघ भी 1954 में शक्ति संपन्न हो चुका था। तो ऐसे में उनके मध्य में एक तरह से शीत युद्ध को शस्त्र युद्ध में बदलने से रोकने में काफ़ी हद तक गुटनिरपेक्ष देशों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगली बात जो आती है वो है शीत युद्ध को देतांत की स्थिति में लाना। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तनाव शैथिल्य की स्थिति में, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि विश्व राजनीति में संघर्ष को टाला, शीत युद्ध को शस्त्र युद्ध में बदलने से रोका, तो ये बहुत महत्वपूर्ण था कि इससे देतांत की स्थिति आई, यानी शीत युद्ध में तनाव शैथिल्य की स्थिति आई, जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में सामने आती है। अगला जो इसकी उपलब्धि के रूप में हम देख सकते हैं पॉइंट, वो है निशस्त्रीकरण और अस्त्र नियंत्रण की दिशा में योगदान। इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई। हालांकि ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि पूरी तरह से इसमें सफल हो गए, लेकिन इसके बावजूद भी जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है उसमें भारत ने अप्रैल 1954 में न्यूक्लियर शस्त्रों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा था, और 1963 में आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि के रूप में ये सामने आया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था, आंदोलन से शांति का मार्ग प्रशस्त हुआ है, मानव प्रतिष्ठा और समानता का निर्माण हुआ है। अगला बिंदु आता है विश्व समाज के लिए शांतिपूर्ण वातावरण का निर्माण। विश्व समाज के लिए खुला मंच मिला और महाशक्तियों के प्रभाव से बाहर निकलने का तृतीय विश्व के देशों को मौका मिला। उस जो गुटबंदी थी उससे अलग वो हुए और अपने तरीके का विकास उन्होंने करना शुरू किया। परस्पर जो मतभेद गुटनिरपेक्ष आंदोलन में आ सकते थे, अगर वो किसी महाशक्ति से जुड़े होते, तो उससे काफ़ी दूर रहते हुए गुटनिरपेक्ष देशों ने विश्व समाज को एक खुला समाज बनाने का प्रयास किया। अगला बिंदु आता है संयुक्त राष्ट्र संघ के स्वरूप को रूपांतरित करने में इन्होंने काफ़ी बड़ा योगदान दिया, क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या में थे, और संयुक्त राष्ट्र संघ में जब ये एक होकर के किसी मुद्दे पर अपनी बात रखते थे, तो ऐसे में महाशक्तियाँ भी अपने आप को असहाय महसूस करती थी। शीत युद्ध में इन्होंने अपनी अधिकतम स्थिति जो थी वो तटस्थ तरह से रखी थी, और संख्या इनकी ज़्यादा थी। छोटे राज्यों के बीच शांति कायम करने वाले संगठन के रूप में ये कार्य कर रहे थे। तो इस तरह से इनकी भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और सुरक्षा परिषद की जो भूमिका थी, जिसमें
सदस्यता सीमित है, असमानता पर आधारित है, उसमें भी इन्होंने मांग उठाई कि किस तरह से उसकी सदस्यता को बढ़ाया जाए और वीटो पावर को भी और ज़्यादा देशों को दिया जाना चाहिए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के स्वरूप को भी इन्होंने काफ़ी हद तक बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगली बात आती है विश्व समाज के लिए शांतिपूर्ण वातावरण का निर्माण इन्होंने किया और विकासशील राष्ट्रों के मध्य आर्थिक सहयोग की बुनियाद इन्होंने बनाने की कोशिश की। आर्थिक सहयोग बहुत जरूरी था क्योंकि तृतीय विश्व के सभी राष्ट्र कमजोर अर्थव्यवस्था वाले थे, औपनिवेशिक शासनकाल से स्वतंत्र हुए थे, प्राकृतिक संसाधन प्रचुर थे लेकिन तकनीक नहीं थी, धन नहीं था उसका विदोहन करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने आपस में विकासशील राष्ट्रों के मध्य आर्थिक सहयोग की बुनियाद रखी। कोलंबो शिखर सम्मेलन में एक आर्थिक घोषणा पत्र भी स्वीकार किया गया। इसका मुख्य आधार था कि गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक सहयोग हो और उस आर्थिक सहयोग के लिए हर संभव प्रयत्न किए जाए। गुटनिरपेक्षता आर्थिक सहयोग का एक संयुक्त मोर्चा है। ये तीसरी दुनिया के विकासशील देशों में साउथ साउथ संवाद का आह्वान करने वाला मंच है। अगली बात आती है इसमें अपनी राष्ट्रीय प्रकृति के अनुरूप विकास के नए प्रतिमान। हर राष्ट्र की विकास की अपनी प्रकृति होती है। यदि वो किसी गुट से जुड़ जाते तो उन्हें या तो अमेरिकी तरीके का विकास करना होता या फिर सोवियत संघ के तरीके का। लेकिन जब इन्होंने स्वतंत्र नीति को अपनाया तो ऐसी स्थिति में इन्होंने अपने राष्ट्र की स्थिति, सांस्कृतिक ऐतिहासिक धरोहरों और उनके प्रतिमानों के अनुसार अपना विकास करने का प्रतिमान उत्पन्न किया और उसके अनुसार आगे बढ़े। इस तरह से हर राष्ट्र ने अपना एक मॉडल बनाया विकास का और उसके अनुसार वो विकास के पथ पर आगे बढ़े। अगली बात आती है नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की मांग। गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने काहिरा में जो जुलाई में 1962 में सम्मेलन हुआ था उसमें आर्थिक विकास की समस्याओं पर पहली बार आर्थिक विकास का उल्लेख किया गया। इस सम्मेलन में मुख्य बल सहायता और सुधरे व्यापार संबंधों पर दिया गया। इसी तरह से लुसाका शिखर सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष देशों ने आर्थिक विकास संबंधी मामलों पर विकसित और औद्योगिक देशों के साथ सामान्य पहल का संकल्प लिया। अल्जीरियस में गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में ये प्रस्ताव किया गया कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव से कहा जाए कि उच्च राजनीतिक स्तर पर महासभा का विशेष अधिवेशन बुलाया जाए जिसमें केवल विकास समस्याओं पर ही विचार विनिमय किया जाए। इस तरह से हम ये मान सकते हैं कि गुटनिरपेक्ष देशों की इसी पहल के क्रियान्वयन के रूप में 1974 के शुरुआत में संयुक्त राष्ट्र महासभा का छठा विशेष अधिवेशन बुलाया गया जिसने 1 मई 1974 को नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था स्थापित करने की घोषणा की और एक कार्यवाही योजना के ऐतिहासिक प्रस्ताव को पारित किया। तो इस तरह से इसकी उपलब्धियां कम नहीं हैं, जबकि वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता पर बहुत तरह के प्रश्न उठाए